नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जगदीप धनखड़ को जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा है, जिन परिस्थितियों में छोड़ना पड़ा है, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। एक ऐसा व्यक्ति जो ये दिखाता था कि वो भाजपा की आइडियोलॉजी के प्रति पूरी तरह समर्पित है, भाजपा की विचारधारा के प्रति, और जिसके बारे में विपक्ष का ये मानना था कि वो मोदी का चीयर लीडर है, जो विपक्ष के सदस्यों को बोलने नहीं देता है। यहां तक कि विपक्ष जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, पहला उपराष्ट्रपति जिसके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के सदन में राज्यसभा में आया था, उसी व्यक्ति ने ऐसा पाला बदला कि विपक्ष के साथ मिलकर उस सरकार और उस प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसने उसे राजनीतिक गुमनामी से बाहर निकालकर पहले राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति जैसे उच्च संवैधानिक पदों पर बिठाया था। अब आप यह समझिए कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति रहते हुए सोमवार को जो कुछ किया वो कुछ और नहीं था, बल्कि शुद्ध रूप से विश्वासघात था, या यूं कहें तो गद्दारी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उस दिन धनखड़ को उनकी जगह नहीं दिखाई होती तो एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हो सकता था। अब देखिए, जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में किया क्या, ये आप सबको मालूम है। ये तो अब पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में है, लोगों को मालूम है, मीडिया में भी आ चुका है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा याद दिला दूं कि राज्यसभा में उन्होंने किया क्या। ये तो जस्टिस यशवंत वर्मा है, जिनके घर से वो नोटों के जले हुए बंडल मिले थे, उनके इम्पीचमेंट का मोशन लाया जाना था। क्योंकि उस वक्त के जो सीजेआई थे, जस्टिस खन्ना, उन्होंने रिकमेंड कर दिया था कि भाई इनको इम्पीच किया जाए। अब सरकार की योजना ये थी, देखिए सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर थी और बहुत ट्रांसपेरेंट था, पारदर्शिता थी कि एक कंसेंसस बनाया जाए और उनको इम्पीच किया जाए। तो लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ मिलाकर के 145 सिग्नेचर जमा किए गए और लोकसभा के स्पीकर को दिया गया, क्योंकि वहां पे इच्छा थी कि कंसेंसस बना करके उनका इम्पीचमेंट किया जाए। लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस की चाल ये थी, कांग्रेस ये चाहती थी कि ये जो भ्रष्टाचार से लड़ने का एक जो मुद्दा है, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिसमें लीड ले सके, उसमें लीड तो छोड़िए, हम उसमें उनको सहभागी भी नहीं बनाएंगे और हम अपना यानी विपक्ष का एक अलग मोशन हम राज्यसभा में पेश करेंगे। और कांग्रेस को यह पूरा भरोसा था कि जो उपराष्ट्रपति हैं, जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, पदेन सभापति होते हैं, वो उनका साथ देंगे। आप सोचिए कि जिस उपराष्ट्रपति को सरकार ने उस पद पे बिठाया है, सरकार ने उस कुर्सी पे बिठाया है, उस उपराष्ट्रपति ने न जाने क्यों यह फैसला कर लिया कि वो विपक्ष के इस एक तरफा मोशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहीं से सारी बात बिगड़ी। आप सोचिए, सरकार एक तरफ कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रही है और लोकसभा में जिस रिजोल्यूशन पे साइन किया पक्ष और विपक्ष दोनों सदस्यों ने, उसमें राहुल गांधी का भी सिग्नेचर था। तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी, सरकार पारदर्शिता चाहती थी और चाहती थी कि कंसेंसस से, आम सहमति से उनको इम्पीच किया जाए, उनको हटाया जाए। लेकिन कांग्रेस ने बीच में गेम कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम तो ये दिखाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ाई में हम सबसे आगे हैं, और बिना सत्ता पक्ष को बताए उन्होंने सिग्नेचर जमा किया और उपराष्ट्रपति महोदय को दे दिया। अब चूंकि उपराष्ट्रपति महोदय ने, खबर यह आ रही है कि उनको पहले से यह आश्वासन दिया हुआ था कि ठीक है, हम आपके साथ जाएंगे, सत्ता पक्ष को इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे खबरें आ रही हैं और बिना सत्ता पक्ष से राय मशवरा किए हुए उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट ही नहीं किया, सदन में घोषणा भी कर दी। और उस वक्त जो सदन के नेता थे जेपी नड्डा, वो वहां बैठे हुए थे, वो भी हतप्रभ रह गए। और इस रेजोल्यूशन पे कैसे चर्चा होनी है, क्या होनी है, ये तो बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर है उस पे चर्चा होना था सदन में, और उस पे जो एक आम सहमति बनी थी उसके बारे में उन्होंने बोलने का मौका दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को, और उन्होंने न जाने प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या आरोप लगा दिया। जबकि कायदे से अगर बोलने का मौका किसी को दिया जाना चाहिए था तो वो जेपी नड्डा थे, जो कि वो लीडर ऑफ हाउस हैं, कन्वेंशन ये है। तो ये बिल्कुल साफ दिखा कि उपराष्ट्रपति जो हैं वो सरकार को एम्बैरेस करना चाह रहे हैं, और विपक्ष
की जो साजिश है उसको वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब सरकार ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? आप सोचिए, सरकार के लिए बर्दाश्त करना संभव नहीं था। अब देखिए उसके बाद सरकार ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले यह समझने की जरूरत है कि आखिर धनखड़ ने ऐसा क्यों किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस सरकार ने धनखड़ को उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाया वो उसी की कब्र खोदने लगे, वो उसी को एम्बैरेस करने लगे। देखिए बात यह है कि धनखड़ साहब अपने आप को कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी पर्सनल स्टैंडिंग इतनी ज्यादा है कि वो जो कहेंगे वही सरकार मानेगी, और उनको ये महसूस हो रहा था एक लंबे समय से कि सरकार उनको वो वैल्यू नहीं दे रही थी जिसके वो हकदार थे। अब जिस तरह की खबरें मीडिया में आ रही हैं उससे ये साफ पता चल रहा है कि उनका एक ईगो इशू था, प्रोटोकॉल का इशू था। वो ये चाहते थे कि उनको वो प्रोटोकॉल दिया जाए जो राष्ट्रपति के समकक्ष हो। अब सोचिए, राष्ट्रपति का एक अलग प्रोटोकॉल होता है, उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति वाला प्रोटोकॉल चाहिए था। इतना ही नहीं, उनको ऐसा लगता था कि प्रधानमंत्री से चूंकि प्रोटोकॉल में ऊपर हैं, इसलिए उनको प्रोटोकॉल के मामले में प्रधानमंत्री से ज्यादा तरजीह मिलनी चाहिए। अब खबरें तो ये भी है कि जब वो ईरान दौरे पे गए थे तो वहां उन्होंने कहा कि उनके लिए जो होटल बुक किया गया है वो उनके रुतबे से मैच नहीं खाता है। उन्होंने काफी वहां पे हंगामा खड़ा किया और वहां जो डिप्लोमेट्स थे वो बड़े हतप्रभ थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये जो व्यवस्था है ये तो ईरान की सरकार ने किया है। वहां पे वो एक कार्यक्रम, वो एक श्रद्धांजलि सभा में वहां पे गए थे। तो आप समझिए कि ये जो धनखड़ का ये जो एक एटीट्यूड उनके अंदर आ गया था कि वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं और ये सरकार उनको वो वैल्यू नहीं दे रही है, इस बात को लेकर के वो थोड़े से चुप चल रहे थे। इसके अलावा सरकार भी थोड़ी असहज थी, सरकार भी असहज थी क्योंकि उनका जो बड़बोलापन था जुडिशरी को लेकर के, उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी किया और जुडिशरी को सीधे टारगेट किया। देखिए एक बात को समझिए, इस सरकार को भी जुडिशरी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको बदला जाए, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि आप पब्लिक बयानबाजी करेंगे। आपने कभी देखा है नरेंद्र मोदी को पब्लिक बयानबाजी करते हुए, रिश्तों को खराब करते हुए? लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय ने यही किया। अब मैं आपको एक बात ये भी याद दिला दूं कि किरण रिजिजू जिस वक्त लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने भी कॉलेजियम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको भी पसंद नहीं किया था और रिजिजू साहब का मंत्रालय बदल दिया गया था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इस तरह से उपराष्ट्रपति, चूंकि वो खुद भी एक लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर रहे थे, तो जुडिशरी में वो काफ़ी दखल देना चाहते थे और जिस तरह का उनका व्यवहार था उससे सरकार और जुडिशरी के जो रिश्ते हैं वो खराब हो रहे थे। एक तो वो वजह थी, दूसरे कि विपक्ष के साथ भी उनका जो रूखा व्यवहार था सदन में, और विपक्ष इससे बहुत चिढ़ा हुआ होता था। आप समझिए कि ये पहले उपराष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ की सदन में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, और धनखड़ साहब करते ये थे, वो दिखाते थे कि हम मोदी के बहुत करीब हैं। तो मैसेज ये जा रहा था कि शायद मोदी के इशारे पर वो विपक्ष के साथ एक रूखा व्यवहार कर रहे हैं। तो इस सब कुछ जो ऑप्टिक्स था वो सरकार के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं था, ये बहुत कंफर्टेबल नहीं था, और इसलिए सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच ये जो दूरी थी वो बढ़ती जा रही थी। देखिए सवाल यह है कि धनखड़ आखिर बदले क्यों, आखिर क्यों वो इस तरह बदल गए? दरअसल विपक्ष ने जब यह अविश्वास प्रस्ताव लाया पिछले साल, शायद दिसंबर के आसपास, तो इस अविश्वास प्रस्ताव ने उन्हें अनसेटल कर दिया। वो अविश्वास प्रस्ताव तो खैर खारिज हो गया, लेकिन ये अंदर से हिल गए धनखड़ साहब। उनको लगा कि शायद उनको रिश्ते सुधारने की जरूरत है विपक्ष के साथ, और वो इसके लिए बिल्कुल डेस्परेट हो गए। और इस डेस्परेशन में उन्होंने सरकार के हितों की अनदेखी शुरू कर दी। देखिए कांग्रेस से उनके पुराने संबंध है, वो कोई भाजपा के कैडर नहीं रहे, ना उनका कोई आरएसएस से संबंध रहा है। वो तो जनता दल में रहे, उसके बाद कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की टिकट पे विधायक भी रहे वो। तो कांग्रेस के साथ उन्होंने संबंधों को सुधारने की कोशिश शुरू की, और इसके लिए वो जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस को उन्होंने भरोसा दिलवाया कि हम आपका ख्याल रखेंगे। और कांग्रेस जो साजिश रच रही थी, एक तरह से उन्होंने सहमति दे दी कि आप जो साजिश रचेंगे उसमें हम साथ देंगे। देखिए साजिश ये है कि सरकार चाहती है कि एक आम कंसेंसस बने किसी मुद्दे पर, और विपक्ष जो है वन अपमैनशिप की बात करती है। ये एक साजिश ही है, और उस साजिश में उपराष्ट्रपति जो है वो हिस्सेदार बन गए। कांग्रेस ने उनको कन्विंस कर लिया, और उपराष्ट्रपति साहब कन्विंस भी हो गए कि ये जो भ्रष्टाचार का जो प्लैंक है वो सरकार से छीनना है, और उपराष्ट्रपति जाने अनजाने
अनजाने तो नहीं कहेंगे, सब कुछ जान करके वो उसके हिस्से बन गए। अब आपने देखा होगा कैसे मीडिया में ये खबरें आई कि वो केजरीवाल से मिल रहे हैं, अलग अलग विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसके साथ ये भी था कि इन नेताओं के साथ मुलाकात में वो सरकार की बुराई कर रहे थे। उन्होंने किसी से तो ये भी कहा कि भाई अब तो ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र इस देश में बचेगा ही नहीं। ऐसी खबरें मीडिया में आई हैं। सवाल यह है कि सरकार ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? सरकार तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनको समझाने की बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन वो अपने संवैधानिक पद की अकड़ दिखाते रहे। तो मोदी ने सोचा कि भाई उनकी अकड़ निकालनी जरूरी है, और उस अकड़ को निकालने के लिए जिस कुर्सी पे उनको घमंड था, मोदी ने वो कुर्सी छीन ली, उनकी अकड़ निकल गई। अब कहते हैं कि इस्तीफा देने के बाद वो रात भर इंतजार करते रहे कि मोदी का कोई आदमी आकर उन्हें मना ले, लेकिन कोई आया नहीं, क्योंकि उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि वो सारी लक्ष्मण रेखा पार कर गए थे। वैसे मैं आपको बताऊं कि इस प्रकरण से नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। यह विश्वासघात का कोई पहला मामला नहीं है। पहला मामला तो था सत्यपाल मलिक का। वो भी एक तरह से गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे और नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक नया जीवन दिया, जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना करके एक नया जीवन दिया उनको। और देखिए बाद में किस तरह का टेंट्रम उन्होंने किया, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की उन्होंने कितनी साजिशें रची। वो तो एक पहला था। अभी दूसरा जगदीप धनखड़ का भी मामला हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों पुराने समाजवादी हैं। सबक क्या है कि भाई इन समाजवादियों पे भरोसा करना आत्मघाती होगा। आप अपने कैडर पे ध्यान दीजिए, आप अपने कैडर के लोगों को संवैधानिक पदों पर बिठाइए। संवैधानिक पदों पर आपकी अपनी विचारधारा का कोई व्यक्ति होना चाहिए। उसमें लाख कमियां होंगी, लेकिन वो आपकी पीठ में छुरा तो नहीं भोगेगा। ये जो समाजवादी हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, 1 साल तक भी साथ नहीं रह सकते और 2 साल बाद फिर वो जुटने लगते हैं। मतलब ये जोड़ तोड़ उनका बना रहता है। अच्छा, एक संयोग ये भी है कि दोनों जाट हैं। दोनों जाट हैं, सत्यपाल मलिक भी जाट थे, ये भी जाट है। अब एक नई समस्या है, जाटों को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये विपक्ष ये भी मैसेज दे रहा है। जयराम रमेश तो इसमें लग गए ना कि किसान पुत्र हैं। जब वो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे जयराम रमेश, तो उनको ध्यान नहीं था कि ये किसान पुत्र हैं, लेकिन अब उनको ध्यान आ रहा है कि ये किसान पुत्र हैं। तो समझिए कि अब जाटों को भी सरकार को मनाना पड़ेगा। देखिए, वैसे तो मोदी क्या करेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, वो सावधानी बरतेंगे और बीजेपी का जो अपना कैडर है, जिसका एक बैकग्राउंड है, उसी को ही इन पदों पे बिठाएंगे। मैं बताऊं कि सरकार ने शायद ये सबक सीखा है, क्योंकि अभी गृह मंत्री की मुलाकात हुई थी रामनाथ ठाकुर से, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जदयू के सदस्य हैं, अभी मंत्री भी हैं। जैसे ही मुलाकात हुई तो अखबारों में, मीडिया में खबर आने शुरू हो गई कि शायद वही अगले उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन सरकार ने तुरंत करेक्टिव मेजर्स उठाया और मीडिया में सूत्रों के हवाले से ये खबर छपनी शुरू हो गई कि भाई ये खबर सही नहीं है, बीजेपी अपना कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर बिठाएगी। तो आप ये समझिए कि इसमें एक सबक भी है प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और ये जो लोग हैं, सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ जैसे, ऐसे लोगों को दूर ही रखना चाहिए। संवैधानिक पदों पे इनको बिठाना आत्मघाती होगा। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को यह सबक मिल चुका है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि पूरी साजिश कांग्रेस ने रची सरकार को एम्बैरेस करने के लिए, और जगदीप धनखड़ इस कदर डर गए थे अविश्वास प्रस्ताव से कि वो इस साजिश का हिस्सा बनने को तैयार हो गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति ने मुझे इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया है, जिस सरकार ने मुझे इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया है, मैं उसी की पीठ में छुरा भोंक रहा हूं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।